यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जाम का जीएस पेपर 4 और आपका एथिक्स का पेपर है वो आज हो चुका है और लास्ट पेपर था ये जीएस का। अब जो नेक्स्ट पेपर होंगे वो होंगे 30 तारीख को, जिसमें आपका कंपलसरी इंग्लिश का पेपर और एक लैंग्वेज पेपर जो कि सेम डे में होंगे। और नेक्स्ट है वो 31 तारीख को होगा, जिसमें आपका ऑप्शनल पेपर होगा, यानी बीच में अब छुट्टी रहने वाली है। आज 24 तारीख को आपका जीएस का पेपर हो गया लास्ट, कल आपके 2 जीएस के पेपर हो गए और स्टार्टिंग में आपका एक एसए का पेपर हो गया। अगर 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। तो इस क्लास के अंदर हम यूपीएससी मेंस का जो 4 पेपर है वो एथिक्स का वो एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले एथिक्स का पेपर है, जिसमें एथिक्स इंटीग्रेटेड एप्टीट्यूड और केस स्टडी वाला पार्ट दिया होता है। और ये पेपर है वो आपके जो सार्वजनिक जीवन है, जो आप अभी एस्पिरेंट हो, आपके सार्वजनिक जीवन पर आधारित है। और आगे आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो कैसे आपके अंदर जो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी है या आचार व्यवहार है या अभिव्यक्ति है वो कैसे आप कार्य करोगे, वो यहाँ पे होता है। सब कुछ वास्तविक जीवन पर आधारित है ये पेपर, ये कह सकते हो। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है अगर आपको अच्छे से करना है तो यहाँ पे। तो इस क्लास में हम पूरा पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस पेपर का पैटर्न है वो जीएस पेपर से अलग है। जो हमने 3 जीएस पेपर देखे उन पेपर से अलग है पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर आपके टोटल है वो 12 क्वेश्चन होते हैं, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन में होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन ए के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जो कि 125 मार्क्स के होंगे टोटल। और यहाँ पे आपको टोटल 13 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यानी ए पार्ट या बी ऐसे करके टोटल 13 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। और आपकी जो केस स्टडी है वो केस स्टडी होगी आपकी 6 केस स्टडी आपको मिलने वाली है यहाँ पे। 6 केस स्टडी मिलेगी आपको, जो कि आपकी 125 की होगी टोटल। और आपको 250 वर्ड में यहाँ पे लिखना और 20 मार्क्स का एक केस स्टडी होगी। तो थोड़ा सा पैटर्न अलग है हर जो हमने जीएस के पेपर देखे थे उनसे। सबसे पहले सेक्शन ए सेक्शन वाइज समझते हैं हम, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ये सेक्शन ए है, इसके अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये दिए गया है, क्वेश्चन नंबर 1 ये, इसके अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए, सब क्वेश्चन ए और बी, ऐसे कुल मिलाकर यहाँ पे 13 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ऐसे क्वेश्चन ए और बी, ऐसे ये देखिए ए और बी हर क्वेश्चन के अंदर 2-2 सब क्वेश्चन दिए गए, तो ऐसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है सिलेबस पर आधारित है, सिलेबस को अपने पास रखना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। जो मौजूदा डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने संचार और बातचीत के तरीके में क्रांति ला दी है, हालांकि इसने कई नैतिक मुद्दे और चुनौतियां खड़ी कर दी है। इस संबंध मूल नैतिक दुविधाओं का वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चन तो बनता भी है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है हमारे, और उसके कारण है वो जो सोशल मीडिया है वो अब न्यूज़ में है, और उसके कारण हमारी क्रांति आ चुकी है। डिजिटल युग यानी डिजिटल युग है वो सोशल मीडिया का। तो इसमें ये पूछ रहा है कि क्रांति लाती है, हालांकि इसने कई नैतिक मुद्दे और चुनौतियां भी खड़ी कर दी है। इस संबंध में मूल नैतिक दुविधाओं का वर्णन कीजिए। कौन कौन सी दुविधाएं हो सकती है, जैसे क्या क्या एथिकल डायमेंशन हो सकते हैं, क्या क्या एथिकल डायनेमा हो सकते हैं सोशल मीडिया के डिजिटल युग के अंदर। जैसे गोपनीयता संबंधी चिंताएं हो सकती है। पॉइंट वाइज आप यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना के जैसे ये लिख सकते हो कि आपकी जो क्या क्या एथिकल डायनामा हो सकती है। जैसे आपका हो सकता है गोपनीयता संबंधी चिंताएं, प्राइवेसी कंसर्न हो सकते हैं। सेकंड, आपकी गलत सूचना आधारित हो सकती है, साइबर फ्रॉड हो सकते हैं, या आपके जो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है क्रांति सोशल मीडिया। तो ये भी आपके सारे एक एक डायमेंशन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और एथिक्स पेपर के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आपको जो डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे हर चीज़ को, जैसे ये हम देख रहे हैं कि जो एथिकल डायना है सोशल मीडिया का, उसके एक एक ऐसे हम डायग्राम से यहाँ पे समझा सकते हैं। और आपको 150 शब्दों के अंदर क्वेश्चन लिखना है। तो ये कह सकते हो कि जो एआई से क्वेश्चन पूछा गया है, जो डिजिटल एज है चल रहा है हमारा, उसके अंदर जो क्रांति चल रही है अभी, तो उसके दोनों ही चीज़ें होंगी, क्योंकि उससे हमारे फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। तो हमें दोनों ही हमारी जो नैतिक दुविधाएं वो दोनों का वर्णन करना पड़ेगा। और इस बार का पेपर है वो एथिक्स का ज़्यादातर करंट बेस्ड ही रहा है क्वेश्चन, देखना आप आगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन 1 का भी दिया गया, जिसमें संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक मनोभाव नहीं है, बल्कि नागरिक शिक्षा कानून के शासन के पालन का परिणाम है। सिविल सेवक के लिए संवैधानिक नैतिकता का परीक्षण करते हुए लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी है, इस पर पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी है उस पर। तो इसके क्या क्या महत्व हो सकते हैं, महत्व जैसे निष्पक्षता या तटस्थता बोल सकते हैं हम। निष्पक्षता या तटस्थता, जैसे संवैधानिक नैतिकता है वो लोक सेवकों को बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के कार्य करने के लिए आगे कदम धरने को कहती है। या कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, या जवाबदेही या पारदर्शिता, लोक कल्याण, ये आपके इसके अंदर जो संवैधानिक नैतिकता है उसमें आप ऐड कर सकते हो। ऐसे आप हर
क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम बना के यहाँ पे दर्शा सकते हो कि जो आपके संवैधानिक नैतिकता के अंदर जो कौन कौन से सिग्निफिकेंस है, तो वो कौन कौन से है। निष्पक्षता हमने देखा, निष्पक्षता या तटस्थता। सेकंड ऐसे आप लिख सकते हो जवाबदेही या पारदर्शिता या कानून का शासन, यहाँ पे ले सकते हो कानून का शासन या लोक कल्याण। ऐसे हर चीज को आपको दर्शाना पड़ेगा। तो ये संवैधानिक नैतिकता पहले भी पूछा गया और अब भी पूछ लिया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इस क्वेश्चन के अंदर आप लेंथ देखिए, क्वेश्चन की लेंथ देखिए आप क्वेश्चन की, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। अब क्वेश्चन को तोड़ मोड़ कर अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर क्वेश्चन का आप मतलब भी नहीं समझ पाओगे। अब संवैधानिक नैतिकता यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है, स्वाभाविक मनोभाव नहीं है बल्कि नागरिक शिक्षा और कानून के शासन के पालन का परिणाम है। सिविल सेवक के लिए संवैधानिक नैतिकता का प्रशिक्षण करते हुए लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने और जवाबदेही को सुनिश्चित करने पर इसकी क्या भूमिका है, प्रकार डालिए। 150 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन की लेंथ भी काफी बड़ी दे रखी है, कुछ जो वर्ड शब्द इसके अंदर दे रखे हैं वहीं से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको सबसे अलग बात यह है कि इस पेपर के अंदर आपके जो रियल लाइफ के एग्जाम्पल है, आप किसी सिविल सर्वेंट को देखते हो तो उनके जो एग्जाम्पल है यहाँ पे कोट कर सकते हो, या कोई राइटर है या अन्य कोई व्यक्ति है तो जो अच्छा कार्य करे उनके जो एग्जाम्पल है जहाँ पे सेट हो रहे हैं आंसर के अंदर, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो आपका आंसर है थोड़ा सा अलग दिखेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जिसका पार्ट ए, कार्ल वॉन क्लाज़ेविट ने एक बार कहा था, युद्ध दूसरे माध्यम से की जाने वाली कूटनीति है। समकालीन भू राजनीतिक संघर्ष के वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब ये जो जियो पॉलिटिक्स से पूछा गया है, जो कॉन्टेम्प्रेरी जियो पॉलिटिक्स है, इस बार काफी ज्यादा, और ये वैसे एथिक्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो जियो पॉलिटिक्स है या कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो युद्ध दूसरे माध्यमों से की जाने वाली में उपयुक्त कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो इसका मतलब क्या है इस शब्द का, दूसरे युद्ध, तो इसका आगे युद्ध अपने आप में कोई अंत नहीं है, यानी वॉर है वो उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन वो कूटनीतिक महत्व के लिए की जाती है, बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों की निरंतरता के लिए। या कूटनीतिक, यहाँ पे जो वॉर है उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन वो क्यों की जाती है, क्योंकि राजनीतिक उद्देश्यों की निरंतरता, जब कूटनीतिक रास्ते सारे क्या होते हैं, बंद होते हैं, तब वॉर होती है। लेकिन अब वर्तमान समय में कैसे चल रहा है, कैसे देख सकते हैं अपने, जो साइबर वॉर है या पॉलिटिक्स के अंदर जो हमारी है वो देख सकते हो आप जियो पॉलिटिक्स के अंदर वैसे हो रही है। अब जो कि पहले वॉर चलते थे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, वैसे हटकर यहाँ पे साइबर वॉर है या जियो पॉलिटिक्स, राजनीति के बीच में वॉर हो रही है। तो ये यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये है क्वेश्चन नंबर बी, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी पर विवादों से संबंधित नैतिक विद्याओं का परीक्षण कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपका जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से पूछा गया, जिसमें सीमा क्षेत्र विकास के लिए पर्यावरणीय मंजूरी में क्या क्या नैतिक दुविधा हो सकती है आपकी, उस पर पूछा गया। और यहाँ पर आपको जो एथिकल डायलेमा बताना है वो ही बताना है, जिसमें जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में पारिस्थितिकी यानी जो आपकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है उसके ऊपर पूछा है, और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं पर्यावरण मंजूरी पर विवादों से संबंधित नैतिक दुविधा। अब ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड कह सकते हो आप, क्योंकि जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए ये वो जो हमने जीएस पेपर 3 के अंदर भी देखा, जीएस पेपर सेकंड के अंदर भी देखा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं ये टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी एथिक्स के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन है, जिसमें महान विचारकों के 3 उदाहरण नीचे दिए गए। वर्तमान संदर्भ में प्रत्येक उदाहरण आपको क्या संप्रेषित करता है, क्या प्रेजेंट करता है आपको, तो ये आपको जो थिंकर्स है उनके बारे में यहाँ पे जो कोटेशन दी गई है। और हर साल ये क्वेश्चन नंबर 3 ही होता है, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मिले। जो लोग मुसीबत में भी शांत रहते हैं, मुसीबत ही सब परेशान होगी, यह तिरुवल्लुवर की कोट है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे धैर्य और मानसिक दृढ़ता के महत्व को दिखाना। जो लोग मुसीबत में डटे रहते हैं, जैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट आपसे बेहतर कोई समझ सकता है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, कितना पैसेंस होता है, कितना धैर्य होता है उसके अंदर। तो ये आप अपने रियल लाइफ से भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। यहाँ पे मुसीबत ही सब परेशान होगी यहाँ पे। तो जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों या संकट में के समय में भी अपनी शांति और संतुलन बनाए रखता है, वह न केवल समय की परेशानी से बचता है, बल्कि मुसीबत ही समय परेशान हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपको 150 शब्दों में लिखना है। और ऐसे कोटेशन है वो आप ऐसे के अंदर भी यूज करते हो, और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। विलियम्स जोन्स की ये कोट है, जिसमें 150 शब्दों में आपको आंसर देना है। यानी क्या क्या, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी ये खोज है, मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। तो कौन कौन सी मानसिकताएं हो सकती है, जैसे मानसिकता का महत्व ही ले सकते हैं हम, या व्यक्तिगत शांति हो सकती है,
या विकास या परिवर्तन हो सकता है या सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। ऐसे आपको एक एक पॉइंट को लेना है यहाँ पे। और ये कोटेशन मैं फिर से बता रहा हूँ कि एसे राइटिंग के अंदर भी आप इन्हें यूज कर सकते हो। आपने एसे वाला पेपर देखा हो इस बार, कितना ऐसे आपके व्यक्तिगत जीवन से रिलेट करता है जो हम कोटेशन वगैरह पढ़ते रहते हैं। तीसरे इसके अंदर सी, किसी समाज की शक्ति उसके कानूनों में नहीं बल्कि उसके लोगों की नैतिकता में होती है। स्वामी विवेकानंद। 150 शब्दों में यहाँ पे लिखना है आपको। तो ये भी किसी समाज की शक्ति उसके कानून में नहीं बल्कि जो लोगों की मोरलिटी है, एथिक नैतिकता है, उसके अंदर होती है। ये है स्वामी विवेकानंद की। और ये कोई नया पार्ट नहीं है यहाँ पे। अब एथिक्स पेपर के अंदर सिर्फ आपको कुछ चीज़ें नहीं देखने को मिल सकती है कि आपको जो करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे हमने देखा कि ये आपका इन्वायरमेंट वाला है, या फिर हम जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड देख सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन मोरलिटी पहले पूछी गई, एआई वाला है, ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन आपके जो कोटेशन दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये हर साल आते हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद के हो, गांधी जी के हो, या विलियम जोन्स का दे रखा है, किसी की भी हो, 3 आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे देखना। और यहाँ पे आपको अच्छे से थिंकर्स की वो थिंकिंग है वो ऐड करके लिखनी होती है, और ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे आप अलग से पढ़ो या ऐसे के लिए कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है, किसी भी प्रकार की सामाजिक पुनर्रचना के लिए कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने तो एक सिविल सेवक को नैतिक ढांचे में तर्क और आलोचनात्मक सोच का उपयोग करना चाहिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब जो कल्याणकारी योजना है, क्वेश्चन नंबर ये देखिए यहाँ पे, जो उसके अंदर हमारे जो सिविल सेवक है उसमें क्या कैसे सफलतापूर्वक काम कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या नैतिकताएं हो सकती है, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो अब ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ये कर सकते हो कि इसके अंदर जो 4 पॉइंट ऐड कर सकते हो, जैसे नैतिक निर्णय कैसे ले सकता है किसी सिविल सेवक। जो सेकंड, प्रभावी सामान्य संविधान हो या भ्रष्टाचार या धन दुरुपयोग को रोक सकता है। ऐसे करके आप 4 पॉइंट ऐड करके उनको एलिब्रेट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन है वो स्वामी महावीर जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, उनके ऊपर पूछा है। कौन कौन से 5 महाव्रत आप सबको पता होना चाहिए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य या अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं की संग्रह न करना, ये 5 आपके जो जैन धर्म के। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, आपकी जो आज समकालीन विषयों के अंदर क्या प्रासंगिकता है, ये आपको यहाँ पे रिलेवेंट तरीके से 150 शब्दों के अंदर बताना है। अब ये क्वेश्चन हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर भी पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमारे जो 5 महाव्रत है वो हमें याद होने चाहिए। तो ऐसे भी आपका रिलेट करता है जीएस पेपर के साथ, इंटरलिंक होता है। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होता है वह जीवन में सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करता है। एक सिविल सेवक के रूप में जिम्मेदारी की भावना और व्यक्तिगत संतुष्टि के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो आपकी सिविल सेवा के जो प्रत्यय कर्तव्य होती है जो उसके बारे में पूछा है, क्या क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए, जैसे जवाबदेही है, निष्पक्षता है, दक्षता है, सत्यनिष्ठा है, ये टॉपिक आपको याद होना चाहिए। या फिर व्यक्तिगत पूर्ति जैसे प्रभाव है, नैतिक संतुष्टि है, वो यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सिविल सेवक विकास के नियामक के बजाय एक सक्षमकर्ता और सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या विशिष्ट उपाय सुझाएंगे? जो अचीव होलिस्टिक डेवलपमेंट गोल्स है उस पर पूछा है, यानी समग्र विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सिविल सेवक कैसे क्या कर सकता है। जैसे यहाँ पे उपाय बता सकते हो, नीति निर्माण में भागीदारी, जनता से संवाद करना या उनके साथ जुड़ाव करना, या फिर आप प्रौद्योगिकी का उपयोग बता सकते हो यहाँ पे, या फिर जवाबदेही, पारदर्शिता, इनको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसका पार्ट है, ऐसा कहा जाता है कि नैतिक कार्य संस्कृति के लिए प्रत्येक संगठन में आचार संहिता होनी चाहिए। मूल्य आधारित और अनुपालन आधारित कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए आप अपने कार्यस्थल में कौन से उपयुक्त उपाय अपनाएंगे? जैसे नैतिक कार्य संस्कृति के लिए यहाँ पर पूछा है आचार संहिता के बारे में, तो यहाँ पर स्पष्ट आचार संहिता का विकास और संचार ये ऐड कर सकते हो। नियमित प्रशिक्षण के बारे में लिख सकते हो। पारदर्शिता जो है शिकायत मंच के बारे में या नेतृत्व के बारे में यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि ये होनी चाहिए। तो ये भी आपका मॉडरेट सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी, भारत विश्व की उभरती आर्थिक शक्ति है। आप लेंथ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की कितनी बड़ी है। क्यों? IIM के अनुसार हाल ही में इसने विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हासिल किया है, तथापि यह देखा गया कि कुछ क्षेत्रों में आवंटित धनराशि या तो कम उपयोग किया जाता है अथवा उसका गलत उपयोग किया जाता है। इस संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लीकेज रोकने तथा निकट भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या विशिष्ट सुझाव सुझाने वाले, यानी जो हम विश्व की 4th इकोनॉमी बन चुके हैं, ये भी आप करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो। और तो हमें जो, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर धन राशि का या तो उपयोग कम किया जाता है, विभाग है जहाँ पर, या फिर वहाँ पे पैसे की चोरी हो रही है, या फिर जो अधिकारी है वो पैसा खा रहे हैं बीच में लेकिन काम नहीं हो रहा, तो वो यहाँ पे आपको बताना है क्या क्या हो सकते हैं। तो ये आपको एक एक पॉइंट में अलग अलग आप यहाँ पे समझा। क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है, करंट अफेयर के साथ आपको रिलेट करके लिखना पड़ेगा। तो ये थे आपके 13 क्वेश्चन जो हमने देखे।
और हमने सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि ये क्वेश्चन पूछेगा, कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, बस ये चीज़ है कि इस पेपर के अंदर आपको एक चीज़ समझ लेनी पड़ेगी कि आपको वैसे 2020 के बाद से ट्रेंड चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो ये समझ लो कि आपका ये स्टैटिक पार्ट और ये करंट अफेयर वाला पार्ट, इसके बीच से आपको गुजरना है और ये आपको लेकर चलना है, क्योंकि दोनों चीज़ों से ही मिलाकर पूछ रहा है। एक चीज़ स्टैटिक से नहीं पूछ रहा है, करंट अफेयर के साथ रिलेट कर रहा है, जैसे इन्वायरमेंटल वाला पूछा, एआई वाला पूछा, ये आपके करंट अफेयर से पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे कोटेशन वगैरह, जो भी आपको अच्छे एग्जाम्पल हो। नेक्स्ट सेक्शन होता है आपका सेक्शन बी, जिसके अंदर आपकी केस स्टडी होती है। केस स्टडी होती है आपकी, इसके अंदर आपको 6 केस स्टडी दी गई है और आपको 250 वर्ड्स में केस स्टडी को लिखना है अच्छे से। और केस स्टडी लिखने के लिए आपको यहाँ पर जो पूरी केस स्टडी को अच्छे से एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना, और ये क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए, पूरा एक क्वेश्चन है 250 वर्ड्स में लिखना है। लेकिन उसके लिए आपको केस स्टडी में सबसे पहले कौन कौन हितधारक है यहाँ पे, जैसे ये केस स्टडी है, इसके अंदर कौन कौन हितधारक है। सेकंड, यहाँ पे कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं, नैतिक मुद्दे उनकी रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी आपको साथ में, जैसे कि कौन कौन से नैतिक मुद्दे, जैसे सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, जवाबदेही, पारदर्शिता। और तीसरा, आपको विकल्पों का मूल्यांकन करना पड़ेगा, एवेल्युएट करना पड़ेगा ऑप्शंस को, जैसे नैतिक या व्यवहारिक दोनों पक्ष लिखने पड़ेंगे। फोर्थ, एक दृष्टिकोण भी होना चाहिए आपका खुद का केस स्टडी के लिए, उसमें सर्वोत्तम कार्रवाई का निर्णय लिया जा सके, सार्वजनिक हित में या ऐसे। तो आपको केस स्टडी को अच्छे से पढ़ के फिर आपको ये सारे जो फैक्ट है, हितधारक है, नैतिक, आपके मुद्दे की रूपरेखा है, वैकल्पिक मूल्यांकन, या फिर एक दृष्टिकोण होना चाहिए कि आपके किस हक में आप कार्रवाई करोगे। और केस स्टडी आपके सच में रियल आधारित होती है आपके जीवन पर, जो सिविल सर्वेंट होते हैं। यहाँ पे एक केस स्टडी देखिए कि विजय पिछले 2 वर्षों से देश की पहाड़ी उत्तरी राज्य में संदूर जिले के डिप्टी कमिश्नर है। अगस्त महीने में पूरे राज्य में भारी बारिश हुई और इसके बाद उक्त जिलों में ऊपरी इलाकों में बादल फट गए। अब जो केस स्टडी है वो करंट अफेयर रिलेट भी पूछी जाती है, ये नहीं कि करंट अफेयर कैसे, जैसे इकोनॉमी से कोई टॉपिक आ रहा है, या आपका सोशल जस्टिस से आपका आ रहा है, या पॉलिटिकल से आ रहा है आपका, केस स्टडी दी जाती है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर को भी साथ में लिखते चलना है, जो भी आपके टॉपिक हो। तो अब बादल फट गए और पूरे राज्य में विशेषकर प्रभावित जिलों में बहुत क्षति हुई है। पूरा सड़क नेटवर्क और दूरसंचार बाधित हो गए, इमारतें बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गए, लोगों के घर नष्ट हो गए और ये खुले में रहने को मजबूर है। 200 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 5000 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। विजय के नेतृत्व में नागरिक प्रशासन सक्रिय हो गया और बचाव तथा राहत अभियान शुरू हो गए। बेघर घायल लोगों को आश्रय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए अस्थायी आश्रय शिविर अस्पताल स्थापित किए। दूर दराज के इलाकों से बीमार और बूढ़े लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं शुरू की गई। विजय को अपने गृहनगर केरल से संदेश मिला कि उनकी मां की गंभीर हालत है। 2 दिन बाद विजय को दुर्भाग्य संदेश मिला कि उनकी मां की मृत्यु हो गई। विजय एक बड़ी बहन के अलावा कोई करीबी रिश्तेदार न था। उनकी बड़ी बहन अमेरिका नागरिक थी और पिछले कई वर्षों से रह रही। इस बीच 5 दिनों के अंतराल के बाद फिर से शुरू भारी बारिश के कारण प्रभावित जिले स्थिति और खराब हो गई। वहीं उनके मोबाइल और गृहनगर में अंतिम संस्कार करने के लिए जल्द पहुंचने संदेश आ रहे थे। विजय के पास कौन कौन से विकल्प है, क्या वो वहां का कमिश्नर है और वहां पर इतनी भारी बारिश हो रही है, तो वहां पूरी जिम्मेवारी है उनके ऊपर। दूसरा, यहाँ पे जो उनकी माँ है उनके लिए आप उनको जाना है, तो कौन सा विकल्प चुनेगा। विजय को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं जो मैंने आपको बताया अभी। विजय द्वारा पहचाने गए विकल्प, आलोचनात्मक मूल्य और परीक्षण कीजिए। आपके पास अनुसार विजय के लिए कौन सा विकल्प अपनाना उपयुक्त होगा। अब केस स्टडी लिखते समय आपको, जैसे हम ये चीज याद रखनी कि आप खुद को यहाँ पे रखना है। आपको जो ये समझो कि आप यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हो और आपके ऊपर ये पूरी जिम्मेवारी है, तो आप एक सिविल सर्वेंट होने के नाते क्या कदम उठाना चाहोगे ऐसे केस स्टडी में, जो आपको अपने हित भी लिखने साथ में, तभी आप अच्छे से केस स्टडी को अप्रोच कर पाओगे। ये केस स्टडी है आपकी 6 केस स्टडी दी गई यहाँ पे नीचे देखिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, आपको पता होगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान में नीति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप, तो मैंने बताया कि आपको पॉलिटी से भी पूछी सकती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये भी ऐसे एक वरिष्ठ अधिकारी पर दे रखी है आपको। केस स्टडी में कुछ बदलाव नहीं होता, बस केस स्टडी आपको लिखनी आनी चाहिए, लेकिन ये आएगी आपको प्रैक्टिस करने से, ना कि यहाँ से आपको पढ़ने से। अगर मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है, एक बार आप समझ लो कि हाँ ऐसे। ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा से रिलेटेड दे रखा है, तो ये करंट का टॉपिक है, तो इस पर आपकी थोड़ी सी पकड़ ये होनी चाहिए कि आपको करंट अफेयर न्यूज में जो टॉपिक है उस पर आपके थोड़े से डायमेंशन आपको पता होने चाहिए, ताकि आप पॉइंट कुछ लिख सको वहाँ पे। तो ये भी है आपका, साथ में आपको करंट अफेयर को लेकर चलना पड़ेगा। ये लास्ट आपकी केस स्टडी, यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट 12 ये थे। ये आपकी केस स्टडी है, खुद से GS 4 पेपर ऐसा है कि आप खुद से यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इस पेपर के अंदर ये हार्ड है या मॉडरेट है, क्योंकि लेवल एक जैसा ही रहता है। और एथिक्स का पेपर मैंने बता दिया कि सबसे अलग है GS पेपर से, क्योंकि ये आपका एक सिर्फ व्यक्तित्व
परीक्षण करता है आपका जो सार्वजनिक जीवन के अंदर आप एक एस्पिरेंट हो, अभी आगे जाकर एक सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो आपके जो क्या क्या होना चाहिए आपके गुण अंदर, वो यहाँ पे टेस्ट कर रहा है बस। लेकिन रियल में क्या होता है वो आप सबको पता है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था, PDF टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से देख लेना और आप बताना कि कैसा है फिर पेपर, मॉडरेट लगा या कैसा आपने पीछे के पेपर देखे हैं तो